अगर हमारा संविधान कहता है कि सब बराबर हैं, तो फिर ये मतलब रिजर्वेशन और स्पेशल कोटा को समानता के खिलाफ क्यों नहीं माना जाता? हाँ, ये बहुत ही वैलिड और एक बहुत ही कॉमन सवाल है। यहीं पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। हम सोचते हैं कि समानता का मतलब है सबको एक ही लाठी से हाँकना, लेकिन असलियत कुछ और ही है। बिल्कुल, कागज पर जो दिखता है और जमीन पर जो है, उसमें बहुत बड़ा फर्क है। सही बात है। तो आज की इस गहरी चर्चा में हम समझेंगे कि असल समानता क्या है, आर्टिकल 15 के 6 क्लॉज क्या कहते हैं, ऐतिहासिक केस लॉज जैसे चंपकम तुरई राजन ने कैसे संविधान को बदल दिया। और एग्जाम में वो कौन से कीवर्ड्स हैं जो स्टूडेंट्स को पूरे मार्क्स दिलाएंगे। एग्जैक्टली। लेकिन उस रिजर्वेशन वाले सवाल का असली और सटीक लीगल जवाब हम थोड़ी देर में डिकोड करेंगे। आप देख रहे हैं वकील साहब यूट्यूब चैनल, और आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 15 की। तो आज हमारा जो मिशन है ना, वो बहुत स्पष्ट है। हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि कानून क्या कहता है, बल्कि हम ये जानेंगे कि वो कानून ऐसा क्यों कहता है। फॉर्मल इक्वालिटी और सब्सटेंटिव इक्वालिटी के बीच का जो बारीक अंतर है, जिसे समझना बहुत जरूरी है। हाँ, और बिना किसी साइड या पक्ष को लिए हम सिर्फ फैक्ट्स और लीगल प्रिंसिपल्स को एनालाइज करेंगे। तो समानता के इस पूरे कॉन्सेप्ट को डिकोड करना शुरू करते हैं। मान लो एक 100 मीटर की रेस है। एक धावक एकदम साफ ट्रैक पे खड़ा है और दूसरा 50 मीटर पीछे कीचड़ में। अगर दोनों को एक साथ दौड़ने को कहा जाए तो क्या वो फेयर है? नहीं, बिल्कुल भी फेयर नहीं है। और यहीं से फॉर्मल इक्वालिटी और सब्सटेंटिव इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट आता है। थोड़ा इसको सिंपल करते हैं। देखिए, फॉर्मल इक्वालिटी का मतलब है कि कानून अंधा है। वो कहता है कि मेरे लिए सब बराबर है। लेकिन सब्सटेंटिव इक्वालिटी ये देखती है कि क्या दोनों धावकों के पास दौड़ने के लिए बराबर का ट्रैक है भी या नहीं। और यहीं आर्टिकल 15(1) की एंट्री होती है। राइट, जो स्टेट को रोकता है भेदभाव करने से। बिल्कुल। आर्टिकल 15(1) स्टेट यानी राज्य को रोकता है कि वो किसी नागरिक के साथ सिर्फ 5 आधारों पर भेदभाव न करे। और वो 5 आधार हैं: धर्म यानी रिलीजन, मूलवंश यानी रेस, जाति यानी कास्ट, लिंग यानी सेक्स, या जन्मस्थान प्लेस ऑफ बर्थ। एक सेकंड रुकिए, यहाँ स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। लॉ में एक वर्ड लिखा है ओनली, मतलब सिर्फ। इसका क्या चक्कर है? इस ओनली शब्द में ही पूरा खेल छुपा है। भेदभाव सिर्फ इन 5 आधारों पर बैन है। मतलब अगर कोई और कारण हो तो? एग्जैक्टली। अगर इन ग्राउंड्स के साथ कोई और वैलिड कारण जुड़ा है तो वो लीगल हो सकता है। जैसे मान लीजिए सेना को कॉम्बैट रोल के लिए जवानों की भर्ती करनी है। उन्होंने एक कड़ा फिजिकल फिटनेस टेस्ट रख दिया, जिसमें भारी वजन उठाकर पहाड़ पे चढ़ना है। हाँ, अब शारीरिक बनावट या फिटनेस की वजह से शायद कुछ महिलाएं या कुछ खास इलाकों के लोग इसे पास न कर पाएं, तो वो रिजेक्शन सिर्फ सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर नहीं हुआ है, वो फिजिकल फिटनेस के आधार पर हुआ है। बिल्कुल, वो एक वैलिड कारण है। समझ गया। अब ये तो बात हुई स्टेट की, लेकिन 15(2) पब्लिक प्लेसेस के नियम की बात करता है। दुकान, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल, कुएं, टैंक या सड़क। तो क्या ये सिर्फ सरकार पर लागू होता है? यही तो आर्टिकल 15(2) की सबसे बड़ी बात है। ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स पर भी लागू होता है, सिर्फ स्टेट पर नहीं। अरे वाह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, क्योंकि आजादी से पहले समाज में जो भेदभाव था वो सिर्फ सरकार नहीं कर रही थी, समाज के लोग भी कर रहे थे। तो कोई प्राइवेट दुकान का मालिक भी इन 5 आधारों पर आपको सामान देने से मना नहीं कर सकता। चलिए, इसका एक मेमोरी लॉक बनाते हैं स्टूडेंट्स के लिए। शॉर्टकट है RRCSP। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। पेपर में ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दिखे, तुरंत RRCSP याद आना चाहिए। परफेक्ट, ये विजुअल रिकॉल बहुत काम आएगा। अब एक डाउट पे आते हैं। अगर आर्टिकल 15(1) कहता है कि लिंग या सेक्स के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता, तो फिर महिलाओं के लिए रिजर्वेशन या मैटरनिटी बेनिफिट्स क्यों हैं? क्या ये आर्टिकल 15(1) का वायलेशन नहीं है? ये डाउट सबको आता है, लेकिन ये वायलेशन नहीं है। इसे प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, यानी संरक्षणात्मक भेदभाव, जो हमें आर्टिकल 15(3) में मिलता है ना? हाँ, आर्टिकल 15(3) स्टेट को पावर देता है कि वो महिलाओं और बच्चों के फायदे के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए स्पेशल लॉज बना सकती है। ये समानता के खिलाफ नहीं है, बल्कि समानता अचीव करने का एक टूल है। एग्जैक्टली। ये सब्सटैंटिव इक्वालिटी है। उन महिलाओं को जो ऐतिहासिक रूप से पीछे रह गई हैं, उन्हें बराबर के ट्रैक पर लाने का तरीका है।
तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कैसे लिखें? एग्जाम में बस ये लाइन लिखनी है, आर्टिकल 15(3) इज एन एक्सेप्शन दैट प्रमोट्स सब्सटैंटिव इक्वालिटी फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। बहुत बढ़िया। अब असली ट्विस्ट आता है। जब महिलाओं और बच्चों की बात आई तो ठीक था, लेकिन जब एजुकेशन में जाति यानी कास्ट के आधार पर रिजर्वेशन की बात आई तो सुप्रीम कोर्ट और सरकार आमने सामने आ गए। आप चंपकम दोरायराजन केस की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, 1951 का स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दोरायराजन केस। तो मद्रास में कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन था मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में। एक स्टूडेंट ने इसे चैलेंज कर दिया। हाँ, क्योंकि उस वक्त संविधान का आर्टिकल 15 ऐसे भेदभाव की मनाही करता था और सुप्रीम कोर्ट ने इस रिजर्वेशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। क्योंकि तब आर्टिकल 15(4) तो था ही नहीं। सही कहा, कोर्ट ने एकदम लेटर ऑफ द लॉ को फॉलो किया। तो फिर इसका असर क्या हुआ? इसके रिस्पॉन्स में संसद को संविधान ही बदलना पड़ा। उन्होंने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 पास किया और आर्टिकल 15(4) जोड़ा गया। मतलब ये स्टेट को पावर देता है कि वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस यानी SC, BCs, SCs और STs के एडवांसमेंट के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाए। बिल्कुल। तो इसका मेमोरी लॉक बहुत सिंपल है। चैंपकम केस मतलब फर्स्ट अमेंडमेंट और फर्स्ट अमेंडमेंट मतलब आर्टिकल 15(4) का जन्म। एकदम सही चेन है ये। अब यहां से एक और सवाल खड़ा होता है, सिर्फ सरकारी कॉलेजों में ही नहीं, आजकल तो प्राइवेट हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बहुत हैं, तो उनमें रिजर्वेशन का क्या रूल है और ये 50% लिमिट का क्या चक्कर है? देखिए, प्राइवेट कॉलेजों के लिए 93rd अमेंडमेंट 2005 लाया गया, जिससे आर्टिकल 15(5) जुड़ा। इसने बैकवर्ड क्लासेस, SCs, STs के लिए सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन वैलिड कर दिया। इसे अशोका कुमार ठाकुर केस 2008 में भी वैलिड माना गया। लेकिन एग्जाम में यहीं पर ट्रैप होता है। हाँ, सबसे बड़ा ट्रैप। ये आर्टिकल 15(5) का रिजर्वेशन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस पर लागू नहीं होता, जो आर्टिकल 31 के तहत आते हैं। यहीं पर एग्जामिनर फंसाता है। तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को छोड़कर बाकी सब पर लागू होता है। एग्जैक्टली। और फिर आता है 103rd अमेंडमेंट 2019, जिसने आर्टिकल 15(6) जोड़ा, जो इकोनॉमिक्स यानी पैसे की बात करता है। हाँ, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस यानी EWS के लिए मैक्सिमम 10% रिजर्वेशन। अब बात करते हैं उन दो बड़े केस लॉज की जिनका नाम रिजर्वेशन के हर आंसर में चमकना चाहिए। इंदिरा साहनी 1992 और जनहित अभियान 2022। तो इंदिरा साहनी, जिसे मंडल कमीशन केस भी कहते हैं, उसने बैकवर्ड क्लास रिजर्वेशन को वैलिड माना, लेकिन एक गोल्डन रूल दिया कि रिजर्वेशन आमतौर पर 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर 50% से ज्यादा हो गया तो जो अपवाद है वही जनरल रूल बन जाएगा। बिल्कुल सही। लेकिन फिर जनहित अभियान 2022 केस आया, जिसमें EWS को चैलेंज किया गया था। हाँ, और सुप्रीम कोर्ट ने EWS के 10% रिजर्वेशन को कॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया, क्योंकि ये उस 50% वाले सामाजिक आरक्षण के ऊपर एक अलग कैटेगरी है। तो एग्जाम में रिजर्वेशन का सवाल आए तो इंदिरा साहनी और जनहित अभियान का नाम कॉपी में पक्का होना चाहिए। 100%। अच्छा, अब एक ऐसी जगह चलते हैं जहां स्टूडेंट्स अक्सर अपना सिर पकड़ लेते हैं। उन्हें लगता है कि आर्टिकल 14, 15 और 16 सब एक ही बात कह रहे हैं। सिंपल बोलूं तो इनमें एक बहुत क्रिटिकल फर्क है। हाँ, ये क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। देखिए, आर्टिकल 14 है इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून के सामने सब बराबर है। ये एक तरह से फाउंडेशन है जो सब पर लागू होता है। राइट। फिर आता है आर्टिकल 15, जो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है। ये सोशल स्फीयर या समाज में भेदभाव रोकता है और ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए है। और आर्टिकल 16? आर्टिकल 16 है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इसका दायरा बहुत सीमित है, ये सिर्फ सरकारी नौकरी या गवर्नमेंट जॉब्स के लिए है। अरे वाह, 14 फाउंडेशन है, 15 समाज के लिए है और 16 नौकरी के लिए है। एग्जैक्टली। अब चूंकि हम एक इम्पार्शियल एनालिसिस कर रहे हैं तो आर्टिकल 15 और इसके रिजर्वेशन की कुछ आलोचनाओं पर भी बात करनी चाहिए। बिल्कुल, लॉ स्टूडेंट को दोनों पहलू पता होने चाहिए। कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि एक्सेसिव रिजर्वेशन से मेरिट पर असर पड़ सकता है और बैकवर्ड क्लासेस की पहचान करना भी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। और कई बार इसका पॉलिटिकल मिसयूज भी होता है। लेकिन देखिए, एज अ लॉ स्टूडेंट हमारा फोकस सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पर होना चाहिए। नीतियां सही हैं या गलत, ये अलग बहस है। हाँ, कानूनी तौर पर यह ऐतिहासिक खाई को पाटने का एक कॉन्स्टिट्यूशनल जरिया है। तो अगर हम आज की इस चर्चा को समराइज करें तो आर्टिकल 15 सिर्फ एक नियम नहीं है, बल्कि सोशल जस्टिस का पिलर है।
ये नेगेटिव रोल भी प्ले करता है, यानी डिस्क्रिमिनेशन रोकना, और पॉजिटिव रोल भी, यानी स्पेशल प्रोविजन बनाना। बिल्कुल। और चलते चलते मैं श्रोताओं के लिए एक सोचने वाला सवाल छोड़ना चाहूंगी। बताइए। आने वाले दशकों में जब समाज पूरी तरह से बदल जाएगा, तो क्या बैकवर्डनेस को आइडेंटिफाई करने का तरीका भी बदलेगा? क्या सिर्फ आर्थिक आधार यानी इकोनॉमिक बेसिस ही भविष्य का इकलौता क्राइटेरिया बन सकता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। वाकई ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। तो आज के टॉपिक में सबसे सरप्राइजिंग बात क्या लगी, कमेंट में जरूर बताएं। अगर कोई डाउट हो या किसी टॉपिक पर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो कमेंट्स में लिखिए। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो शेयर करिए और वकील साहब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले डीप डाइव में।